हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की सारी डेरिवेशंस को अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। प्लस इन सारी डेरिवेशंस का आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहां से पढ़ के आप उस पीडीएफ से अपनी सारी डेरिवेशंस को रिवाइज कर लेना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। और याद रखना, दिस वीडियो इज ओनली फॉर डेरिवेशंस। थ्योरी, डेफिनेशंस, जैसे मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, डिवाइसेस भी हैं, इसमें फॉर्मूला भी है चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, बायो-सेवर्ट्स लॉ। बट इन दिस वीडियो वी विल फोकस ओनली ऑन डेरिवेशंस। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। प्लस सिर्फ डेरिवेशन ही अगर आप रिवाइज कर लो ना, तो 80-90% तो आपका चैप्टर वैसे ही कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। बच्चों, बायो-सेवर्ट्स लॉ इससे पहले का टॉपिक है, बट वो कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर ही नहीं आता है और आप डायरेक्ट ये डेरिवेशंस रिवाइज करने के लिए आ गए हो, तो आपको आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ी बहुत चीजें समझ में आएंगी, बट वो एग्जाम के लिए प्रॉपर नहीं है, मतलब जितना आपको समझना चाहिए। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप किस स्टेज पे हो कि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, 70-80% पढ़ा हुआ है, और अब आप डेरिवेशंस समझना चाहते हो कि कौन कौन सी डेरिवेशंस हैं, उनको कैसे कैसे लिखना है, मैंने एग्जाम में ये सीखने आए हो, कॉन्सेप्ट आपको सारा आता है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर फिर भी आपको नहीं आता बायो-सेवर्ट्स लॉ, क्योंकि काफी डेरिवेशंस उस पर बेस्ड है, तो मैं वो रिवाइज करा देता हूं आपको। सबसे पहले एक वायर है, उस वायर में एक करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस वायर के एक छोटे से पार्ट से, जिसकी लेंथ है dl, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पे छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड dB होगी, dB ड्यू टू दिस वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर, ड्यू टू दिस वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर जिसकी लेंथ है dl, वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बस थीटा यहां पे क्या है, थीटा है ये जो डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर, ये जो छोटी सी लेंथ है, ये एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, और ये वेक्टर है आर। डीएल से लेकर इस पॉइंट पी तक का जो वेक्टर है ये आर है, और ये वेक्टर है डीएल। इन दोनों के जो बीच का एंगल रहता है वो थीटा होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला है। रिवाइज करा दिया चलो मैंने इसमें, लेकिन मेनली डेरिवेशंस का है। आगे कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट डिस्कस द डेरिवेशंस। ठीक है, तो डेरिवेशंस की एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज मैं यहां पर भी लिख के लाया हूं, और एज इट इज यही सारी चीजें उस पीडीएफ में दी हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिल्कुल आपको एज इट इज लिख के आना है, यही डायग्राम्स बनाने। ठीक, तो हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ यूज करके सबसे पहले एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी। तो सबसे पहले हम यहां पर एक डीएल लें। यहां पे मैंने लिया एक डीएल, ये रेड कलर से मैंने लिया एक डीएल, ये ठीक है, ये कलर आपको दिखाई भी दे रहा है इसके अंदर, हाँ दिख रहा है, मैंने लिया एक डीएल। ठीक है, फिर मुझे ये देखना है कि उस डीएल से जो मेरा पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, तो मैंने निकालनी है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डीएल से जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पर है, ऑब्वियसली आर दूरी पर है ना, आर मतलब रेडियस जो है इसका, और इसमें करंट है आई। सो ड्यू टू दिस वेरी स्मॉल डीएल, और डीएल और आर के बीच में एंगल क्लियर है यहां पे कि 90 डिग्री है, बिकॉज टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू दैट स्मॉल डीएल, दैट विल बी, अब हम लगाएंगे वहां यहां पे बायो-सेवर्ट्स लॉ, आई डीएल साइन 90 बाय आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई। साइन 90 होता है 1, साइन 90 होता है 1, तो ये बचा, राइट। अब ये तो डीबी हो गया, डीबी मतलब इस छोटे से पार्ट डीएल के लिए यहां पर जो फील्ड है हमें चाहिए पूरे के लिए। पूरे के लिए कैसे आएगा, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करके। तो हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ये हमने इसको इंटीग्रेट किया, और
म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ये सब इंटीग्रेशन के साइन के बाहर चला गया। यहां पर बचा इंटीग्रल ऑफ डीएल। इंटीग्रल ऑफ डीएल मतलब डीएल थी इस सर्कल पे छोटी सी लेंथ, इंटीग्रल ऑफ डीएल मतलब पूरे सर्कल की लेंथ, पूरे सर्कल की लेंथ होगी 2 पाई आर। 2 से 2 कटा, यहां नीचे एक 2 बचेगा, पाई से पाई कटेगा, है ना, ये पाई से पाई कटा, ये 2 से 4 कटा, नीचे एक 2 बचा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, तो साथ साथ फॉर्मूले भी याद करते जाओ। ये मैग्नेटिक फील्ड है एक सर्कुलर लूप कैरिंग करंट के सेंटर पे, जिसमें करंट है I, जिसका रेडियस है R, और अगर सर्कुलर लूप में n टर्न्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर दो, n म्यू नॉट I बाय 2r, n म्यू नॉट I बाय 2r। ठीक है, समझ में आया? n टर्न्स मतलब कि जैसे आप एक कॉपर की वायर लेकर आपने सर्कुलर लूप बनाया, फिर वो वायर बच गई, आपने एक और टर्न चढ़ा दी सेम रेडियस की, एक और टर्न चढ़ा दी, एक और टर्न चढ़ा दी, तो काफी सारी टर्न्स हो जाएंगी ना, तो n से मल्टीप्लाई कर देना। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, कोई ऐसी डेरिवेशन है भी नहीं जो आती है, लेकिन मैंने इंक्लूड करी है ये और इसके अगली वाली, ताकि साथ साथ आपको थोड़े फॉर्मूले भी रिवाइज करा सकूं, है ना। मेरा मेन मोटिव ये है इन वीडियोस को बनाने का कि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। तो अब जब डेरिवेशंस रिवाइज करने आए ही हो तो फॉर्मूला भी कर लो। अब जैसे सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो आर्क के लिए कितनी होगी? ये एक आर्क है विच इज कैरिंग करंट आई, तो हमने जिस सर्कल का ये आर्क पार्ट है, हमने उसके सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और एंगल बन रहा है फाई, ये एंगल है फाई और रेडियस है r। तो हम निकालेंगे यूनिटरी मेथड से कि जब एंगल होता है 2 पाई, भाई पूरा सर्कल भी अपने आप में एक आर की तो है, तो उस पूरे सर्कल का एंगल है 2 पाई, तो जब एंगल होता है 2 पाई, तो अभी पीछे जो फील्ड आई म्यू नॉट आई बाई 2r। अब यूनिटरी मेथड पे आओ, अगर एंगल 1 रेडियन हो, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो तो फील्ड होगी इतनी, और अगर एंगल हो 5 रेडियन तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जो मैंने थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा से मेरा मतलब ये 5 ही है, ये वाला एंगल जो ये सेंट्रल एंगल बना रहा है, राइट। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 5, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आर्क के लिए इतनी होती है, ठीक है, एंगल पे डिपेंड करती है। और डायरेक्शन तो आपको पता ही होगी, राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और ऐसे फिंगर्स मोड़ दो, यानी इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इधर से बाहर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, दिस इज ऑल्सो नॉट अ डेरिवेशन, दिस इज अ फॉर्मूला, बट मैंने इंक्लूड कर लिया है क्योंकि मेरी मर्जी, मेरा वीडियो क्यों, फॉर्मूला आपके काम आया था। ठीक, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उस स्ट्रेट कंडक्टर से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, उस P को हमने दोनों एंड से अगर जोड़ दिया तो ये φ1 φ2 एंगल्स बन रहे हैं, और इसमें करंट है I, तो इस पॉइंट P पे φ1 φ2 पे जरा ध्यान देना कि कौन से एंगल्स है, ठीक है, गलती मत कर देना। मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक। लेकिन इस फॉर्मूले के जो केसेस यूज होते हैं, स्पेशल केसेस, उनके बारे में सुन लो जरा, ये सबसे ज्यादा यूज करने हैं आपने फॉर्मूले। पहला केस तो ये है कि अगर वायर हो इनफाइनाइट लेंथ की, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब है कि पता नहीं कहां शुरू हो रही है, पता नहीं कहां खत्म हो रही है, ये आगे तक जाएगी और ये पता नहीं कहां से आ रही थी, ठीक है। तो पॉइंट P लाइज नियर वन एंड, पॉइंट P लाइज नियर वन एंड, यानी कि पॉइंट हो एक एंड पे, मतलब एक एंड तो हमें पता है कहां है, दूसरा एंड हमें नहीं पता है कहां है, तो हम इसको जरा डिलीट मार दें। हमें ये एंड पता है ना, हमें एक एंड पता है कि शुरू यहां से हो रही है, बट हमें ये नहीं पता कि खत्म कहां पे हो रही है। और फिर हमने इसके r डिस्टेंस पर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो φ1 φ2 की वैल्यूज ही हैं बस यहां पे समझने वाली। एक एंगल हो जाएगा 0 डिग्री और दूसरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। आप सोचो φ1 φ2 होते क्या है कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है दोनों एंड से कितना एंगल बना रही है। अगर मैं दोनों एंड से लाइन ज्वाइन कर दूं P पे, तो ये लाइन परपेंडिकुलर वाली उन दोनों लाइन से कितना एंगल बनाएगी। तो एक एंड तो यही है, तो एक यहां पे ज्वाइन करूंगा तो एंगल होगा 0 डिग्री,
और दूसरे एंड का मेरे को पता ही नहीं कहाँ है, तो वो ये तो अगर ये दूसरा एंड यहां होता तो एंगल ये मैं ऐसे ज्वाइन कर देता तो एंगल होता इतना, लेकिन दूसरा एंड और दूर हो गया, पता नहीं कहां चला गया, तो ये वाला एंगल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, ये वाला एंगल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि दूसरा एंड मेरे को पता ही नहीं कहां है। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 89.99999 डिग्री 89.9999999 डिग्री मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। और साइन 90 होता है 1, तो एक एंगल हो गया 90, दूसरा हो गया 0, साइन 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, राइट। और अगर यही पॉइंट लाई करता होता सेंटर में, नियर द सेंटर, तो फाई 1 फाई 2 दोनों 90 डिग्री होते, समझ आ गई। है ना, ये पॉइंट लाई करता होता, ये दोनों ही हमें पता नहीं है एंड कहां पर है, और पॉइंट यहां पे कहीं पे लाई कर रहा है, पॉइंट पी यहां लाई कर रहा है, तो ये भी ये खुलेगा एंगल, पता नहीं कहां तक जाएगा, ये खुलेगा पता नहीं कहां तक जाएगा, दोनों एंगल 90 डिग्री, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2, और 4 से एक 2 कटा, सो रिजल्ट है ये। दीज आर नॉट डेरिवेशंस बट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिए। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, very important, it is a very important derivation, welcome to West Indies। वो वर्ल्ड कप हुआ था ना वेस्ट इंडीज में, वो कमेंट्री ऐसे करते, वेलकम टू वेस्ट इंडीज, इट्स अ वंडरफुल डे फॉर क्रिकेट, तो ये वो वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ओके, बैक टू बिजनेस। सो यहां पर एक डेरिवेशन किस चीज की है, हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड निकाली सर्कुलर लूप के सेंटर पे, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली आर्क की वजह से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अब आई है, और वो है एक सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ये एक सर्कुलर लूप है, समझ लो जरा बात को, कि ये सर्कुलर लूप 3D में आपने इमेजिन करना है, ये ऐसे, अब कहोगे सर सर्कुलर तो लग नहीं रहा, क्योंकि हमने इसको साइड से दिखाया, ये आधा ऊपर आ रहा है, मतलब सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ दिस लूप इमेजिन करो कि बोर्ड से बाहर आ रहा है, और सेमी सर्कुलर पार्ट अंदर की तरफ है, दूसरी तरफ है, ठीक है ना। और यहां पर हमने एक डीएल लिया छोटा सा, यहां पे हमने डीएल लिया छोटा सा, उस जगह पर जहां पर ये इस बोर्ड को इंटरसेक्ट करता हुआ बाहर आ रहा है, राइट। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है, जहां हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, राइट। ओके, ये रेडियस है r, इसका रेडियस है कैपिटल R, और ये जो डिस्टेंस है जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसको हमने लिया स्मॉल r, ठीक। तो ये देखो, इमेजिन कर रहे हो ना, ये ऐसे है, तो ये जो dl होगा ये बाहर की तरफ होगा, ये ऐसे आ रहा ना लूप ऐसे, तो ये जो dl होगा ये बाहर की तरफ होगा, तो dl और r का एंगल चाहिए होता हमें, तो dl और r का जो एंगल है वो हो गया 90 डिग्री, राइट। तो यहां पर इस dl की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड हुई म्यू नॉट आई dl साइन 90, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन 90 बाय s स्क्वायर, नहीं मैंने इसको क्या लिया है, डायग्राम में थोड़े से मैंने सिंबल चेंज कर दिए, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है समझना। लेट अस टेक दिस एज, पूरा छुपाऊं इसको, देखो बहुत ट्रिक्स आती है मेरे को, यहां से मैं लूंगा इसकी स्किन का टुकड़ा, ठीक है, ओके, और ये मैं यहां पे रख दूंगा, ठीक, और इसका ऑपरेशन हो गया ठीक। तो ये वाला था r स्क्वायर, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन 90 बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये r क्या है देखो बच्चों, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये इस प्लेन में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, सो दिस r इज व्हाट, दिस इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस कैपिटल r स्क्वायर, राइट। अंडर रूट x स्क्वायर प्लस कैपिटल r स्क्वायर का रूट, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू दिस। अच्छा, तो ये तो सिर्फ इस वाले डीएल की वजह से, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पूरे लूप की वजह से, तो पूरे लूप की मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी,
बच्चे बोलते हैं क्लास में सीधा सर इसको इंटीग्रेट कर दो, बिल्कुल कर दो, लेकिन इंटीग्रेट तभी कर सकते हैं बच्चों जब हर एक डीएल जो है इस पे जितने भी डीएल हैं सबका जो डीबी है वो सेम डायरेक्शन में हो। लेकिन हम पहले देखें कि क्या सबका डीबी सेम डायरेक्शन में है या नहीं है। डीबी की डायरेक्शन क्या होती है? डीबी की डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं बच्चों, अगर बायो-सैवर्ट लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लें तो डीबी की जो डायरेक्शन होती है वो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये डीएल है, ये आर है, तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो डीबी विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर, डीबी वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे बायो-सैवर्ट्स लॉ तो वो डीएल क्रॉस आर आएगा। ठीक, ये आपको कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए। तो डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर, डीबी जो है डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट। और कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आपको पता है? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? आपने अपना राइट हैंड लेना है, आपने इसको डीएल पे रखना है सच दैट कि जो फिंगर्स हैं वो आर की तरफ टर्न हो। तो डीएल है इस तरफ, डीएल है बाहर की तरफ और आर है इधर, है ना, आर है ऐसे, ये आर है, ये आर है, ये बाहर की तरफ रखा ऐसे, तो ये थंब आ रहा है ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये डीबी की होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि आई एम फोकसिंग मोर ऑन डेरिवेशंस, तो आप सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो जहां पे मैंने बहुत डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको मिल जाएगा, नाम से मेरे चैनल के नाम से सर्च कर लेना डीबी। अच्छा, अब अगर मैं एक और डीएल ले लेता हूं जस्ट ये चेक करने के लिए क्या उसका डीबी भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो वो डीएल मैंने ले लिया ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे, यानी यहां पे। उसके लिए जब डीबी मैंने देखा तो वो डीबी आया इधर, है ना, इसका डीएल है अंदर की तरफ, इसका आर है ये, तो इसका डीबी आएगा ये, आप राइट हैंड थंब रूल लगाकर देख सकते हो। तो ये तो सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो ये इंटीग्रेट नहीं हो सकते। वेक्टर क्वांटिटीज को इंटीग्रेट करते हुए ये ध्यान रखना होता है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हो उनकी डायरेक्शन सेम हो। तो क्या करें, इसके कंपोनेंट्स करें। अगर ये एंगल फाई है और ये पूरा 90 है, सो दिस विल बी 90 माइनस फाई एंड दिस इज ऑल्सो 90, आर और डीबी का एंगल, सो दिस एंगल जो बचा हुआ है दैट इज फाई, तो इस डीबी का ये कंपोनेंट हुआ डीबी कॉस फाई, इस डीबी का ये कंपोनेंट हुआ डीबी कॉस फाई, और इन दोनों का इधर जो कंपोनेंट हुआ वो हुआ दोनों का डीबी साइन फाई। अब हमें ये पता लगा ऐसे, अभी तो मैंने सिर्फ 2 डीएल लिए हैं, बट आप सोचो कि इस लूप पे ऐसे कितने पेयर्स होंगे डीएल के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे, इनफाइनाइट। एक डीएल यहां लेता हूं, एक उसके सामने ले सकता हूं, एक डीएल यहां लेता हूं, एक उसके सामने ले सकता हूं, सो देयर विल बी इनफाइनाइट सच पेयर्स, बट सबका डीबी कॉस फाई वाला कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि ये दोनों डीबी तो सेम होंगे ना, बाय सिमेट्री, आर एक्स सब कुछ सेम है, तो उनका डीबी कॉस फाई वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, तो सबका डीबी साइन फाई वाला कंपोनेंट इंटीग्रेट कर दो, you will get the total magnetic field at that point। ठीक है, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल बचेगा सिर्फ अंदर, और डीएल का इंटीग्रल आप जानते हो, डीएल लूप पे छोटा सा पार्ट है तो उसका इंटीग्रल हो गया 2 पाई आर, म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर चला जाएगा, आई बाहर चला जाएगा, आर बाहर चला जाएगा, आर और एक्स दोनों कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द लूप कांस्टेंट है, और कितने डिस्टेंस पे मैं निकाल रहा हूं वो भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर चले जाएंगे। ठीक है, डीएल बचेगा, और डीएल का इंटीग्रल अपन 2 पाई आर लगा के काट कूट के, ये 2 पाई आर हमने लगा दिया, काट कूट के जो बचेगा वही फाइनल आंसर है। देखो एक डायग्राम में छोटा सा चेंज करने के चक्कर में सब में करना पड़ गया। ठीक, ये दिस इज योर फाइनल आंसर। और अगर इस लूप में भी n टर्न्स हो तो यहां पर n से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस यहां पे अगर हम देखें तो इधर से अगर मैं देखूं तो ये करंट मैंने ऐसे लिया है विच इज एंटी क्लॉकवाइज, तो जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है अवे फ्रॉम द लूप, तो जिस तरफ से देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द लूप अलोंग द एक्सिस, जिस तरफ से देखने पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है टुवर्ड्स द लूप। ये आप समझ सकते हो, आपने सिर्फ
जहां पे आप खड़े हो इधर करंट जिस डायरेक्शन में भी है, आपने अपनी फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्व करना है और थंब जिस डायरेक्शन में आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, स्पेशल पॉइंट्स ये हैं कि अगर हमने x को बहुत ज्यादा रख दिया, ये पूछे नहीं जाते बट फिर भी x को बहुत ज्यादा रख दिया एज कंपेयर टू r, तो हम नीचे r को इग्नोर कर सकते हैं। रेडियस से बहुत ज्यादा ना, तो नीचे इग्नोर करके आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा, यूज नहीं होता। ठीक, n टर्न्स के लिए ये है, वो मैंने पहले ही लिख दिया था। अगर आप x को 0 रख दो तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर आप x को 0 रखते हो तो पॉइंट हमारा कहां पहुंच गया, x को 0 रखने पे पॉइंट सेंटर पे पहुंच गया, तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा जो सेंटर के लिए हमने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड आपने एक लूप मान लिया, इमेजिनरी लूप विच इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप, तो उस एम्पीरियन लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B और उस एम्पीरियन लूप पे जो छोटी सी लेंथ है dl, B और dl के डॉट प्रोडक्ट का जो इंटीग्रल होगा वो म्यू नॉट इंटू आई होगा, और I वो करंट होगा जो उस इमेजिनरी लूप के थ्रू पास हो रहा है। नहीं समझे? जैसे कि ये एक इमेजिनरी लूप है, ठीक है, अब इस इमेजिनरी लूप के थ्रू एक ये वायर पास हो रही है और एक ये वायर पास हो रही है, इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2। अब इस लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B और इस पे छोटा सा पार्ट है dl लेंथ का, B और dl का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू इस लूप के थ्रू जो टोटल करंट पास हो रहा है उसका सम, यानी यहां पे आ जाएगा I1 प्लस I2। ये जो लूप के थ्रू जो पास होता है करंट, दैट इज कॉल्ड द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। सो इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल मतलब B डॉट dl of magnetic field intensity, line integral of magnetic field intensity मतलब B dot dl over a closed loop is mu naught times the total current threading the loop। अगर सारी वायर्स में जो लूप के थ्रू पास हो रही हैं उन सारी वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, लेकिन अगर किसी में अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। जैसे अगर यहां पे इस लूप के थ्रू 3 वायर्स पास हो रही होती, 1 2 3, इन दोनों में करंट होता ऐसे लेकिन इसमें होता ऐसे, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इन दोनों का ऐड करके इसका सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, ये गॉस लॉ की तरह काम करता है, जैसे गॉस लॉ था चैप्टर 1 में, बट ये लॉ B निकालने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहता है ऐसी जगहों पर जिन जगहों पर थोड़ी दिक्कत आती है बायो-सैवर्ट्स लॉ से निकालने के लिए। ठीक है, इसको प्रूव करना बड़ा ही आसान है। जैसे एक हमारे पास ये वायर है, इसके अराउंड हमने ये r रेडियस का एक इमेजिनरी लूप लिया, दिस इमेजिनरी लूप इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। जैसे वहां होता था गॉसियन सरफेस, यहां होता है एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप की आप अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन मान लो, चाहे आप इसकी डायरेक्शन मान लो क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, मान लो हमने इसकी डायरेक्शन मान ली ऐसे, ठीक है, और इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी है ऐसे, तो B और dl हमारे हो गए सेम डायरेक्शन में। ठीक, तो B डॉट dl से शुरुआत करें, B और dl सेम डायरेक्शन में है तो B dl cos 0 डिग्री, cos 0 होता है 1, B dl बचा, B बाहर आ गया, dl बचा, B क्या होता है, B होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। दिस इज अ वेरी लॉन्ग वायर ना, दिस इज अ वेरी लॉन्ग वायर और उसके सेंटर के पास है यह पॉइंट कहीं, तो वो जो अभी फॉर्मूला हमने किया था डिराइव, जिसमें मैंने कहा था डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, तो वो फॉर्मूला सेंटर के पास क्या आई थी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, 2 पाई r से 2 पाई r कट गया, बचा म्यू नॉट I। सो वी स्टार्टेड विद B डॉट dl और हम पहुंच गए म्यू नॉट I पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वीडियो सर्च कर लेना मेरे चैनल पे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड, एक सोलिनॉइड है, उस सोलिनॉइड के अंदर आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है ना, एक
अगर इसमें करंट जा रहा है तो एक तरफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक तरफ क्लॉकवाइज होता है। जिस तरफ करंट सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज होता है उधर साउथ पोल होता है, जिधर एंटी क्लॉकवाइज है उधर नॉर्थ पोल होता है। तो इसमें जैसे करंट है ना, तो इसके सेंटर पे क्या होगी, इसके अंदर इंटीरियर में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। ऐसे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होती है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब हमने उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हम क्या करें, हम यहां पर एक स्क्वायर लूप इमेजिन करें जिसको हम कुछ नाम दे दें, P Q R S, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे, है ना, ऐसे। ओके, तो अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं इस लूप के लिए तो क्या आएगा, देखो B डॉट DL, मतलब पूरा लूप कवर करो, P से Q तक B डॉट DL, P से Q तक B डॉट DL, Q से R तक B डॉट DL, R से S तक B डॉट DL, S से P तक B डॉट DL, तो पूरा लूप कवर हो गया। अब यहां पे PQ के लिए B और DL सेम डायरेक्शन में, QR के लिए B और DL 90 डिग्री पे, SR के लिए तो B ही नहीं है, SP के लिए DL और B 90 डिग्री पे, और cos 90 होता है 0, राइट। तो सबसे पहले के लिए लगा P से Q के लिए लगा B DL cos 0, दूसरे वाले के लिए लगा B DL cos 90, तीसरे वाले के लिए लगा B DL cos 90, चौथे वाले का तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0, 1 2, अच्छा तीसरे वाले का, सॉरी चौथे वाले के लिए लगा ना, तीसरे वाले का तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये इक्वल टू BL। कैसे, ये जो PQ का इंटीग्रल है, मैंने मान लिया कि ये जो इमेजिनरी स्क्वायर है इसका लेंथ है L, दिस इमेजिनरी स्क्वायर मतलब एम्पीरियन लूप है, इसका लेंथ है L, तो B डॉट DL का इंटीग्रल हो गया BL। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N है, आप सोचो, अब इमेजिनेशन की बात आ गई, ये अंदर घुसा के हमने ऐसे लूप लिया ना, तो ये टर्न ऐसे अंदर जा रही है इस लूप के, फिर यहां से पीछे से बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर पीछे से बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर पीछे से बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है। ठीक है, तो इसके थ्रू कितनी टर्न्स हैं जो बाहर आ रही हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N है और इसकी लेंथ है L, तो NL टर्न्स ऐसी होंगी जो इसके थ्रू बाहर आ रही है ना, इस लूप के इंटीरियर पार्ट से बाहर आ रही, और इसमें जो करंट है वो I है, तो टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप इज NLI, राइट। रिवाइंड करके देख लेना, नहीं समझ में आया। सो B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप, NLI इंटू म्यू नॉट, और B डॉट DL आया था BL, तो BL इक्वल टू म्यू नॉट NI, L से L कट गया तो B आ गया म्यू नॉट NI, राइट। दिस इज नियर द सेंटर, टुवर्ड्स द एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है हाफ ऑफ दिस, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाती हैं ऐसी, उनके बीच में गैप बढ़ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। आपको सिर्फ डेरिवेशन करना है, यहीं तक करके छोड़ देना, आगे बढ़ते हैं। फोर्स एक्टिंग on a charged particle moving in a magnetic field, this is also not a derivation but बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी पे, इस फॉर्मूले पे ही बेस्ड है सारे आगे वाले कॉन्सेप्ट, तो मैंने ले लिया। एक मैग्नेटिक फील्ड B में एक चार्ज पार्टिकल Q थीटा एंगल पर V वेलोसिटी से अगर चलता हो तो उस पे फोर्स लगती है, ऐसा हमने देखा, मतलब ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, राइट। और वो फोर्स, when a charged particle moves in a magnetic field, it experiences a force which is directly proportional to the charge of the particle, directly proportional to velocity of the particle, directly proportional to the magnitude of magnetic field, and directly proportional to sin theta, where theta is the angle between V and B. इन चारों को कंबाइन किया, so we got a formula F equal to QVB sin theta. In vector form, this formula is साइन थीटा है ना, और V और B वेक्टर है, तो F वेक्टर इज Q इंटू V क्रॉस B। सो F की जो डायरेक्शन है वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर है और क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी, और यू कैन फाइंड इट यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यू कैन फाइंड इट यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना,
ये करंट की डायरेक्शन में, करंट मतलब चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जिधर चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चलता है वो करंट की डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन, नेगेटिव हो तो इसको उल्टा रखना उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इससे फोर्स मिल जाएगी। नहीं तो सीधा अपना जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका होता है वो लगा लो। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर किया, ठीक है, जैसे एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर किया, तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी परपेंडिकुलरली। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया, एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है जो ऐसे एंटर किया, ठीक, तो इस पे कैसे फोर्स लगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ये पॉजिटिवली चार्ज है मान लो, तो ऐसे, और फोर्स इधर, तो ये इधर घूम जाएगा, है ना, लेकिन लगातार फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। अब ये इधर घूम गया, फील्ड तो ऐसी रहेगी, अब ये इधर घूम गया तो फोर्स तब भी इधर है, हाथ तोड़वाओगे, अभी इधर घूम गया तब भी फोर्स इधर है, इधर घूम गया तब, लगातार जब किसी पार्टिकल पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है तो उस पार्टिकल का पाथ हो जाता है सर्कुलर। तो एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर। और इस केस के लिए बहुत सारी चीजें हम डिराइव करेंगे। तो इस चार्ज पार्टिकल को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर मोशन करने के लिए, इसका मास है m, इसकी वेलोसिटी है v, और इसके पाथ का जो रेडियस है वो r है, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी चाहिए होगी, mv स्क्वायर अपॉन r, एंड दैट mv स्क्वायर अपॉन r विल बी इक्वल टू qvb, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है, qvb sin थीटा, बट क्योंकि ये परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो फोर्स बची qvb, v से v कटा, एक ये इक्वेशन आई, इससे सब कुछ आ जाएगा। रेडियस ऑफ द पाथ निकालना है, r उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, mv अपॉन bq, वेलोसिटी निकालनी है, v इधर रखो, बाकी सब उधर शिफ्ट कर दो, ठीक। टाइम पीरियड निकालना है, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, तो सर्कल कंप्लीट करने का डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, 2 पाई r बाय जो पीछे v की वैल्यू निकाली, r से r कट गया, 2 पाई m बाय bq। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई न्यू, न्यू आया है 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई से 2 पाई कटा, bq बाय m। तो ये सारे डेरिवेशन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, राइट। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर, हाफ इंटू m इंटू v की जो पीछे वैल्यू आई वो उसका स्क्वायर कर दिया, एक m से m कटा, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी, राइट। सब क्लियर है ना। अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर ना करें, जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है 3D में, हम इसको साइड से देख रहे हैं, ये एक मैग्नेटिक मतलब फ्लैट रीजन में नहीं है, पीछे भी है, राइट। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अब एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करा थीटा एंगल पे, राइट, नॉट परपेंडिकुलरली, v वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बना लो, एक फील्ड की डायरेक्शन में दैट विल बी v cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दैट विल बी v sin थीटा। तो ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, राइट। तो ये वाला जो v है वो v sin थीटा हो जाएगा इन दिस केस, जब चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे एंटर करा है, ठीक। अब इस पे दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, एक इसको घुमाना चाह रहा है, एक इसको आगे लेकर जाना चाह रहा है, तो इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ होगा हेलिकल, राइट। और उस हेलिक्स की दो टर्न्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम d से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द हेलिक्स, एंड दैट इज व्हाट, डिस्टेंस ही तो है, ये डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कौन सी भाई, आगे ले जाने वाली स्पीड ना, ये v cos थीटा जितना ज्यादा होगा, ऐसे अगर v cos थीटा बहुत ज्यादा होगा ऐसे होगा इसका पाथ, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जल्दी जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो स्पीड, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, टाइम मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो एक टाइम पीरियड के बराबर है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक आते हुए एक पूरा सर्कल ही तो कंप्लीट किया इसने, तो टाइम पीरियड 2 पाई m by bq, so that is called pitch, distance between two consecutive turns of this helix। वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर, एक ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों प्रेजेंट हो, ऐसे रीजन में चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है वो होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों का रिजल्टेंट, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स।
अब यहां पर ऐसा ही एक रीजन है जहां पर कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट और एक नेगेटिवली चार्ज्ड मेटालिक प्लेट है, जिसके अंदर दोनों प्लेट्स के बीच वाले रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुई पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे, और ये क्रॉस देख रहे हो आप, इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी है अंदर। तो अगर यहां पर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करा, ये देख रहे हो आप, तो देखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है? अपनी डायरेक्शन में, तो इस पे लगेगी इधर, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगी इधर। और अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, वी कैन मेक एडजस्टमेंट इन E एंड B सच दैट दीज टू फोर्सेस आर इक्वल। तो Q से Q कट जाएगा एंड वी विल गेट V इक्वल टू E बाई B। तो वही चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्जेस यहां से आए हैं तो केवल वही चार्जेस सीधे जाएंगे जिनकी वेलोसिटी E और B की रेशियो के बराबर है। तो E और B की वैल्यूज को एडजस्ट करके हम किसी भी चार्ज को सीधा भेज सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है हमारे पास, तो उनको वेलोसिटीज के हिसाब से छांटने के लिए ये टेक्निक काम आती है। सो इट इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब देखो, हमने ये देखा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो उस पर क्या लगेगी? उस पर फोर्स लगेगी। और अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है? करंट का मतलब क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या मतलब? कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हैं। अब जब एक चल रहा है तो उस पर फोर्स लगेगी, जब बहुत सारे चलेंगे तो उस पर भी तो फोर्स लगेगी। तो जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हैं तो सब पे इकट्ठी फोर्स लगती है, यानी पूरी वायर पे फोर्स लगती है। यहां पर एक वायर है L लेंथ की, जिसमें I करंट दौड़ रहा है ऐसे, और वो B मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। I और B के बीच का एंगल है थीटा, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज A एंड नंबर डेंसिटी इज N। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? इसकी वॉल्यूम कितनी है? A इंटू L, और पर यूनिट वॉल्यूम एरिया, नॉट एरिया वेक्टर, जस्ट एरिया। घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। घबराने का, अब घबराने का। तू मिटेगा कैसे? ओ, ये एरिया है, एरिया, ठीक है। इसका तो वॉल्यूम कितना हो गया? A इंटू L। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है स्मॉल n। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ALN। अब सिंपल सी बात है यार, इतने हमको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लगेगी? Q, इलेक्ट्रॉन का Q होता है, E से डिनोट करते हैं, V, QV भी साइन थीटा होता है ना, तो Q तो हो गया E। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी V क्या है? VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, B साइन थीटा। टोटल फोर्स क्या हुई? टोटल फोर्स हुई, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही स्मॉल f इंटू ALN, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से हमने निकाल के ANEVD को अलग लिख दिया, ANEVD। और हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ANEVD I के बराबर होता है, तो F इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये फोर्स लगेगी एक करंट कैरिंग कंडक्टर L लेंथ का B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, जिसमें I करंट और I और B के बीच का एंगल थीटा हो। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगर दो कंडक्टर्स हैं पैरेलल जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ये दोनों अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो एक कंडक्टर दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ऑब्वियसली उस पर फोर्स लगेगी, क्योंकि वो हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जैसे कंडक्टर है ये वाला कंडक्टर है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे, है ना, ऐसे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दैट विल बी इनटू द प्लेन, और फिर ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसमें इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे फोर्स लगेगी किधर? लेफ्ट हैंड से निकाल, इसमें करंट है इधर और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो इस पे फोर्स लगेगी इधर, राइट। इस पे एक फोर्स लगेगी इधर F। इसको हम ले लेते हैं 1 और इसको हम ले लेते हैं 2। सो लेट दिस फोर्स बी
F एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, इस वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इधर, इस वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इधर, वो आउट ऑफ द प्लेन होंगी, तो इसको हमने डॉट से दिखा दी, राइट। तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस पे फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड हो गई बाहर की तरफ, करंट है ऊपर की तरफ, तो इस पे फोर्स लगेगी इधर, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इस फोर्स को हम नाम दे दें F ऑन 1 ड्यू टू 2। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फोर्स हमने बस निकाल लेनी है। तो जब दो कंडक्टर्स पैरेलली प्लेस्ड हो और उनमें सेम डायरेक्शन में करंट हो तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये फोर्स हम निकाल लें। फोर्स अभी पीछे फॉर्मूला निकाला ILB sin थीटा, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, इसमें जो करंट है, इसकी जो लेंथ है, ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट तो इसमें I1 है लेकिन ये रखा तो I2 की मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये इसमें करंट I1 है पर ये रखा V2 में, और sin 90, क्योंकि B और I के बीच का एंगल है 90। और B2 क्या होगा, मान लेते हैं इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो ये बहुत वेरी लॉन्ग वायर्स हैं, तो इससे R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जो पीछे फॉर्मूला पड़ा म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, और इसमें उसमें करंट कितना है 2 में, I2, तो म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई R। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन दीज टू। अगर आप निकालोगे फोर्स इस पे ड्यू टू दिस, तो क्या होगा, I1 की जगह I2 होगा और B2 की जगह B1 हो जाएगा, तो वहां I1 हो जाएगा। ले दे के फॉर्मूला यही आना है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R, राइट। दूसरे का भी मैंने निकाल दिया है, डेरिवेशन में आप देख लेना। तो F1 F2 बराबर आएगा। ये जो फोर्सेस हैं फ्लेमिंग्स सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ वाली फोर्सेस है ना, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये उस पे उधर लगा रहा है, उस पे इधर लगा। अच्छा, अगर दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये दोनों कंडक्टर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऑब्वियसली फोर्स के फॉर्मूले में तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी, ये जो है ना दोनों ऐसे, ये इधर और ये इधर, वो आप खुद करके देखना। बट याद रख लो, अभी करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जैसे यहां पे नॉर्थ साउथ दो मैग्नेटिक पोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अकेला नॉर्थ पोल नहीं होता, ये कोई मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इधर होगा, ये कोई मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर होगा। इन दोनों के बीच में हमने रख दिया कॉइल जिसमें करंट है I, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इस वाले के लिए I और B के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, ILB sin 0, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। इसके लिए B और I के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, sin 180 इज ऑल्सो 0, इस पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन इस पे कितनी फोर्स लगेगी, देखो B इधर I इधर, इस पे अंदर की फोर्स, अंदर की तरफ फोर्स लगेगी ILB sin थीटा। अगर इसकी लेंथ L ले लें, अगर इसकी लेंथ L है और इसकी ब्रेड्थ B है, तो ILB sin 90, यानी ILB फोर्स इस पे लगेगी अंदर की तरफ और इस पे लगेगी बाहर की तरफ, है ना, इस पे लगेगी बाहर की तरफ। तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, ठीक, यानी टॉर्क लगा। तो एक पे फोर्स कितनी हो गई, ILB, B क्यों मैंने यहां पे लिख दिया, अच्छा A और B ले लिया ना मैंने इसमें, तो A और B ही ले लेते हैं बच्चों, A और B ले लेते हैं, वो A और B ले लेते हैं यहां पे। ये छोटी वाली साइड A ले ली गई है ताकि डेरिवेशन के सिंबल से मैच हो जाए, और ये वाली साइड B ले ली गई है, ठीक है। तो इस पे फोर्स होगी IBB sin 90, यानी IBB, दूसरे वाले पे भी उतनी होगी। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाली फोर्स है अंदर की तरफ, ये है बाहर की तरफ, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो A है। बट ओनली इन दिस सिचुएशन, जब ये घूम जाएगा, समझ रहे हो आप, अभी तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का ये फोर्स अंदर की तरफ लग रही है ऐसे, ये फोर्स बाहर की तरफ लग रही है ऐसे, अभी तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A। लेकिन जब ये कॉइल थोड़ी घूम जाएगी तब ये कैसी दिखेगी, वो डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। जब ये कॉइल थोड़ा घूम जाएगा, टॉप व्यू से अगर हम उसको देखेंगे, इस पे फोर्स किधर लग रही थी,
अंदर। तो यहां से अगर हम इस कॉइल को देखेंगे, यहां से अगर हम इस कॉइल को देखेंगे, है ना, टॉप व्यू से हम इस कॉइल को देखेंगे तो ये ऐसे मुड़ गया। तो यहां पे जो फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, यानी यहां पे जो फोर्स लग रही है वो ऊपर से देखने पे अपने को दिखाई देगी ऐसी, और यहां जो लग रही है वो दिखाई देगी ऐसी, राइट। इस तरफ इसका डायरेक्शन होगा F और इस तरफ इसका डायरेक्शन होगा F। तो ये रहा इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये, और ये कितना होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। ये रहा इस लूप का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस लूप ए, एरिया वेक्टर ए, ठीक है। ये हल्का सा घूम गया ना, एरिया वेक्टर ऐसे, वही साइड व्यू से अगर हम देखें तो ये ऐसा दिखेगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। टॉप व्यू से देखें तो समझ रहे हो, इधर से देख रहा हूं मैं, इधर से, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, है ना, इसमें ऐसे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, राइट। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल होगा थीटा। तो ये कौन सी वाली साइड थी ऊपर से देखने पे, जो उसकी विड्थ है, ब्रेड्थ है जो, तो ये ए थी। तो ये क्या होगा, इसके, ये एंगल थीटा है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली साइड है परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी ए साइन थीटा, है ना। हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, ज्यादा भारी लगाने की जरूरत नहीं है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए साइन थीटा। तो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया, ए और बी साथ में आ रहे हैं, ए बी इज द एरिया ऑफ द लूप, तो टॉर्क इज आई ए बी साइन थीटा। अगर एन टर्न्स हो तो एन आई ए बी साइन थीटा। तो रिजल्ट्स याद रखते जाओ कि अगर एक करंट कैरिंग लूप रखा हो मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर टॉर्क लगता है, अगर वायर रखी हो तो फोर्स लगती है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर बीच में छोड़ दिया बिकॉज दैट इज नॉट अ डेरिवेशन, वो एक पूरा डिवाइस है, उसकी वर्किंग आपको बतानी है तो मैंने छोड़ दिया उसको, डेरिवेशंस का वीडियो है क्योंकि ये, और हम इसके भी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। डिटेल में अगर आपको जाना है तो आप वीडियो देख लो मेरा, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है कि जब एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया जाता है तो ये पूरी अरेंजमेंट एमीटर बन जाती है जो आई रेंज का करंट मेजर कर लेती है। कैसे कर लेती है आप उस वीडियो को देखो, मजा आएगा, बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक। तो अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेंज है आई जी, जिसका रेजिस्टेंस है जी, उसके साथ हम पैरेलल में कितना शंट लगाएं, पैरेलल में जो स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं दैट इज कॉल्ड शंट, कि वो आई रेंज के एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। ये हमारी डेरिवेशन है एस की वैल्यू निकालने के लिए। सो दैट इज वेरी सिंपल। यहां से अगर करंट आया आई, इधर आई जी चला गया तो इधर आई एस गया, ऑब्वियसली दैट आई एस इज आई माइनस आई जी, और ये दोनों पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। कैलकुलेशन खा गए सर, ये दोनों पैरेलल में है, इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, तो हम ये लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस एस इज वोल्टेज अक्रॉस जी। वोल्टेज अक्रॉस एस होगा आई एस इंटू एस, वोल्टेज अक्रॉस जी होगा आई जी इंटू जी, ठीक है। और आई एस इंटू आई एस, तो हमने निकालना है ना, आई एस की जगह वी विल राइट आई माइनस आई जी। So what is S? What is S? S is Ig into G upon I minus Ig, ठीक है। ये सब अपने को पता है तो हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट डेरिवेशन इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब गैल्वेनोमीटर अपने अक्रॉस कितना वोल्टेज मेजर करेगा, Ig इंटू जी, और अगर मुझे ये रेंज बढ़ानी है तो मैं गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टर लगा दूं, करंट तो उसमें भी Ig होगा क्योंकि दोनों सीरीज में है, बट अब वोल्टेज यहां से लेकर यहां तक ये डिवाइस कितनी मेजर करेगा, Ig इंटू आर
गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने जी लिया है ना, एक मिनट। तो अब ये डिवाइस कितनी वोल्टेज मेजर करेगा? V आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। यहां से आई जी कॉमन ले लिया, इधर नीचे ले गए, सो V बाय आई जी माइनस यहां G प्लस आर बचा, G इधर ले आओ। तो एक G रेजिस्टेंस के गैल्वेनोमीटर को V रेंज के वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें करंट IG जा रहा हो, इतना रेजिस्टेंस हमें सीरीज में लगाना होगा, राइट। तो ये सारी डेरिवेशंस हैं, इनका PDF बहुत ही बढ़िया बना के मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लो, उससे अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट दाग देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।